अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, दोहा अमन मुआहदे के बाद मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस वक्त तुर्किया के शहर इस्तांबुल में जारी है और इंतहाई अहम मुज़ाकरात ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की मौजूदा जो पेचीदा और कशीदा सूरत हाल है इसके तनाजुर में है। और इसमें यकीनन कोशिश यही होगी कि मुकम्मल जंगबंदी के ऊपर बात हो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ख़ात्मे के ऊपर बात हो, तिजारत के नॉर्मलाइजेशन के हवाले से बात हो, और फिर जो इस वक्त सरहद पर जो शरपसंदों की दरअंदाजी जिस तरीके से जारी है इसके ऊपर बात होगी। यकीनी तौर से ऑन पेपर एजेंडा यही होगा, लेकिन ज़ाहिर है कि चीज़ें इतनी ब्लैक एंड वाइट में नहीं है, चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ भी हैं। और इस वक्त एक अहम बयान जो है वो सदर ट्रंप का भी आया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छे से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का तनाज़ा जो है वो हल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उनका ये कहना कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुस्तक़बिल करीब में कोई ऐसे मौका आ सकता है कि अमेरिका बराह रास्त इन मुज़ाकरात में शामिल हो या अपनी इसमें एक सालिसी का किरदार अदा। तो सिचुएशन क्या इस वक्त बन रही है, इसके हवाले से मैं बात करूंगा। डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा, दिफाई तज्ज़ियाकार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शाज़िया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, ये सेकंड राउंड इस वक्त जो जारी है, तो क्या जो फर्स्ट राउंड था, पहला राउंड, उसके अहदाफ मुकम्मल हो गए? पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इस सेकंड राउंड से पहले हम देख रहे हैं कि गो के बातें जो हैं वो पीस टॉक के हवाले से होंगी, लेकिन दोनों तरफ से तुंद तेज़ जुमलों का तबादला इस वक्त जारी है। हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ जो हैं वो ये कहते हैं कि अगर ये मुज़ाकरात से मामला तय ना हुए, हल ना हुए, तो फिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जंग तय है। और इसी तरह के स्टेटमेंट जो हैं फिर वो अफ़गान वज़ीर ख़ारजा की तरफ से भी सुनने को मिले। तो किस तरह से आप सिचुएशन को आगे बढ़ता हुआ देख रही हैं? जी देखें, ये दोहा में जो मुज़ाकरात हुए उनमें जो ख़ास बात थी वो ये थी कि दोनों पार्टीज़ जो हैं वो बैठकर ये अंदाज़ा लगा लें, ये जज कर लें कि कहाँ पे स्टैंड कर रही हैं, क्या किसी का पर्सपेक्टिव है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि अफ़गानिस्तान की सरहद से जो है दहशतगर्दी हो रही है और अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों को ठिकाने मिले हुए हैं और वो वहाँ पे अपना एक पूरा टेरर नेक्सस चला रहे हैं। तो दोहा के एग्रीमेंट, जो दोहा के अंदर जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें अफ़गानिस्तान, जो कि पहले इस बात पे विलिंग नहीं था, अल्टीमेटली फिर ये मान के उठा कि ठीक है, हमारे पास दहशतगर्द हैं भी, हम उनसे बात भी करेंगे और दहशतगर्दी को रोकने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन पाकिस्तान और पूरा जो खिता है, हमारा रीजन है, हम ये समझते हैं कि अफगान इंटरिम गवर्नमेंट जितना भी चेस्ट थम्पिंग या हाइपर मैस्कुलिनिटी शो कर ले, चीज़ें इनके कंट्रोल में नहीं है। और चीज़ें इनके कंट्रोल में करने के लिए थर्ड पार्टीज जो हैं वो किसी ना किसी तरह बीच में आनी ही पड़ेगी। अब जो तुर्की के अंदर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उनमें ये तय पा रहा है कि कौन ओवरसी करेगा जो भी एग्रीड पॉइंट्स होंगे। फॉर इंस्टेंस, अगर ये एक पॉइंट है कि तिजारत के लिए रास्ता खुला रखा जाएगा, सॉफ्ट बॉर्डर रखा जाएगा, तो वो तिजारत सिर्फ तिजारत और लीगल तिजारत ही होगी, इसको कौन देखेगा और इसकी गारंटी कौन देगा? ठीक है। अगर इंटरिम गवर्नमेंट तालिबान की ये कह रही है कि हम दहशतगर्दी को कंट्रोल करेंगे, तो वो अपने इन प्लेज पे कितना कायम रहेंगे, इसको कौन देखेगा? तो तुर्की के अंदर जो है चंद और ममालिक भी ये एक मिलकर एक ऐसी कमेटी आप कह लें या ऐसी एक सुपरविजन की बॉडी है वो बनाने की बात कर रहे हैं। और ज़्यादातर जो गुफ्तगू है वो इंटेलिजेंस बेस्ड है कि इन चीज़ों को किया कैसे जाएगा। और अफगान गवर्नमेंट जो है वो बाहर आकर जिस तरह के बयान दे रहे हैं, वो जाहिर है उन्होंने अपनी इंटरनल जितनी भी सो कॉल्ड एक रिजीम बनाई हुई है उसको एक पॉलिटिकल ऑप्टिक्स भी देने हैं, अपने लोगों को भी कुछ कहना है। लेकिन बंद कमरों के पीछे यही बातें तय हो रही हैं कि चीज़ें इनसे नहीं संभाली जा रही और इसका स्पिल ओवर जो है वो पूरे रीजन में आ रहा है।
ओके, यानी यू मीन टू से कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो ज़ाहिर है कि अंडरस्टैंड करता है, उनको हम वेलकम करेंगे इस तरह की किसी भी कमेटी को, इस तरह की किसी भी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को, लेकिन तालिबान के लिए इंतहाई मुश्किल होगा। उसने अपने जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, वो चाहे हुकूमत में नहीं है लेकिन इन्फ्लुएंस उनका बहुत है, फिर वो हर चीज़ को शायद दरअंदाजी और मदाखलत तस्लीम करें किसी भी उसमें, तो ये बड़े वहाँ पे इश्यूज आएंगे इस तरह के। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपने देखा है कि कतर के जो दरमियान में गुफ्तगू हुई है, कतर का जो इवेंट हुआ है, उसके बाद दहशतगर्दी की और जो खारजी हैं उनकी दरअंदाजी में थोड़ी तेजी आई है। रिसेंटली जो है हमारे 5 सोल्जर्स जो हैं वो शहीद हुए हैं और 20 से 25 जो हैं वो खारजी जो हैं उनको हलाक किया गया है और कुछ को जो है पकड़ा भी गया है। तो ये दोहा के बाद ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो मैं बार बार यही अर्ज करती हूँ कि बाकी लोगों का डिफरेंट ओपिनियन भी है। मुझे ये लगता है कि तालिबान 2.0 जितना क्लेम कर रहे हैं कि चीजें हमारे कंट्रोल में हैं, वो नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है इमरान साहब कि वो क्यों क्लेम कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि वो करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें गवर्नमेंट में आने का दोबारा से मौका मिला है तो हम एक बहुत ही भरपूर हुकूमत के तौर पे सामने आए हैं और हमारे अंदर पूरी कैपेसिटी है हुकूमत बनाने की, बनने की। ऐसा है नहीं। ठीक है, वो अपना एक ये इमेज देना चाह रहे हैं, लेकिन चलें ये तालिबान तो समझ में आता है, लेकिन हम इतने ज़्यादा खाम ख्याली में क्यों मुब्तला हैं, हमें इतनी खुशफहमी क्यों है। वज़ीर दाखिला हमारे कहते हैं कि जनाब जिनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं वो पाकिस्तान में जवान हुए हैं, तो ये क्या सिंपैथी वाला फैक्टर होगा, क्या ये अंडरस्टैंडिंग होगी? अगर होती तो ये हालात आज इस नहज पे होते, हम क्यों इतने खुशफहम हैं? देखें, जो मेरी डिस्कशंस हुई हैं उसमें से 2 पॉइंट्स जो हैं वो सामने आए हैं। एक तो ये, और दोनों बहुत क्रूड हैं अगर जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से देखा जाए, लेकिन दोनों के अंदर विजडम है। एक ये कि ये इंटरनेशनल ओपिनियन के लिए अच्छे ऑप्टिक्स नहीं है। अब आगे विंटर है, विंटर बहुत हार्श है वैसे ही ग्लोबली, और अफगानिस्तान में तो जाहिर है वसाइल की भी कमी है और मौसम भी जो है वो सख्त होता है। तो बर्फबारी में वहां पे इस तरह से उनके रास्ते बंद कर देना, ये सही नहीं होगा। ये सही मूव नहीं है कि हम अभी बहुत कोई सख्त कदम उठाएं, जो कि बहुत लॉजिकल है कि बॉर्डर अपना क्लोज कर दें और उन्हें कहें कि आप हुकूमत हैं तो हुकूमत बने और अपना घर जो है वो खुद संभालें। और दूसरा जो एक नजरिया है वो ये है कि अगर हम अभी जो तालिबान खुद जो है वो फ्रैक्शनाइज हो चुके हुए हैं, उनके अंदर बहुत स्वेयर किस्म की डिवाइड है, एक एंटी पाकिस्तान और एक जो है वो एंटी इंडिया, और वो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ने मरने पे उतरे हुए हैं। इस केओटिक सूरत में अगर पाकिस्तान हार्ड होकर फैसला करता है, जिसकी कि मैं बहुत बड़ी एडवोकेट हूँ, तो उसमें हम एक वैक्यूम क्रिएट करेंगे और वो जो हमारी स्ट्रेटेजिक इम्पेशेंस होगी, जो हम वो वैक्यूम क्रिएट कर देंगे, वो वैक्यूम हमारे एडवर्सरीज जो हैं वो फिल करेंगे और वो इन द लॉन्गर रन हमें बहुत नुकसान देगा। तो हमें स्ट्रेटेजिक पेशेंस से काम लेना है और उसका ये तकाजा है कि सिविलियन पॉपुलेशन को अकेला ना छोड़ा जाए। बॉर्डर की जो तिजारत है और जो हम उनकी जो एडिंग है और जो इंटरनेशनल जो एड उनकी तरफ आती है, जिसके लिए हम लॉबिंग और एडवोकेसी करते हैं, वो भी करते रहें। ठीक है, और नहीं, लेकिन अब आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया। लेकिन मैं यहाँ ये कह रहा था कि जब हमारे वज़ीर ख़ारजा ये कहते हैं कि जिन लोगों से हम मुज़ाकरात कर रहे हैं वो पाकिस्तान में जवान हुए हैं, तो ये शायद वो हमारी बात बहुत अच्छे से समझ जाए, इस तरफ इशारा है। अगर इस तरफ इशारा है तो इतनी खुशफहमी क्यों है हमें? देखिए, पाकिस्तान में वो बहुत से यहाँ पे रेफ्यूजी रहे हैं, वापस जो है वहां जाकर वो पाकिस्तान में जरूर जवान हुए हैं। और अगर इस फ्रेज में आपको कोई खुशफहमी नजर आ रही है तो मुझे नहीं नजर आ रही। ये मुझे तो इसके अंदर मायूसी नजर आ रही है कि इतना आपको यहाँ पे बड़ा किया, पाला पोसा, लेकिन इसके बावजूद जो आपकी इंटरनल इनेट जो आपकी हेट्रेड है टुवर्ड एथनिक लिंग्विस्टिक हेट्रेड है टुवर्ड पाकिस्तान और नेशनल हेट्रेड है, वो खत्म नहीं हम कर पाए। तो हमें ये पता है कि हम आपसे निगोशिएट कर रहे हैं क्योंकि आप हमारे ही जगह पे रहे हुए हैं, हमारे ही पाले हुए हैं, मगर हमें ये भी पता है कि आपकी नफरत को बस थोड़ी सी हवा देने की जरूरत है। तो Exactly. सबसे बड़ा डॉक्टर शाजिया, इस वक्त बड़ा इंटरेस्ट जो है वो ट्रंप साहब का देखने में आया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छे से ये मामला इन दोनों का हल करा सकता हूं, लेकिन मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, और तवक्का भी जाहिर की कि मामला हल हो जाएगा। किस हद तक सीरियस लिया जा सकता है अमेरिकन प्रेसिडेंट के इस बयान को?
इसको तो बिल्कुल सीरियस नहीं लिया जा सकता। ये तो उतना ही नॉन सीरियस लेने के काबिल है जितना कि उन्होंने रिसेंटली बयान दिया है कि अगर गजा के ऊपर इसराइल ने अटैक नहीं रोके तो हम उसकी जो है मिलिट्री एड बंद कर देंगे। वो सिर्फ उनकी एक ख्वाहिश होती है और हमें वो इस अच्छा है, मीडिया कंजम्पशन के लिए हम देखते भी हैं, इंजॉय भी करते हैं। उनको हर एक पॉइंट पे वो डेफिनेटली वो समझते हैं कि वो सेंटर स्टेज हैं, तो लोग उनको इस तरह से ट्रीट भी करते हैं और सब जो है उसके बाद फिर भला ही रहता है। तो वो तो ठीक है उनका। इससे ये एक इतना पुराना एक मसला है और ये इतनी आसानी से अफगानिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो सकती। इसमें ब्रॉडर वेस्ट का और यूएस का बहुत बड़ा किरदार है हमें इस आग में झोंकने का। हमारे गलत फैसले जो हैं वो शायद 20-25% उसका बीच में किरदार हो, बाकी जो 85% है वो हमारा सिर्फ उस भागीदारी में है जो कि हमने एक लॉ अबाइडिंग कंट्री होने की वजह से जो हमने कीमत अदा की है। एक मुझे ये भी बताइए, लास्ट में मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि इस वक्त अफ़गान हुकूमत जो है वो बड़े अफ़गान कौम परस्ती का नारा लगा रही है और शायद इसकी वजह वो ये समझ रहे हैं कि जो इस वक्त शिद्दत पसंद ग्रुप जो हैं वो जिस तरीके से वहाँ पर क़ुव्वत पकड़ रहे हैं, आलमी तवज्जो उससे हटाई जा सके। इस फैक्टर को अगर वो इसी सोच के साथ बढ़ा रहे गए तो आगे चल के खुद अफ़गान माशरे के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए ये चीज़ कितनी तशवीशनाक साबित हो सकती है। कुछ इन्होंने रियलाइज़ किया होगा इसे? देखिए, अफ़गान जो नेशनलिज्म है वो तो समझ में आने वाली बात है। अफ़गान एथनिसिटीज़ तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो अफ़गानिस्तान एक बड़ा रिसेंट सा एक बनने वाला एक आइडिया है। इसके अंदर कोई भी जो है वो खुद को अफ़गान नहीं कहता है। कुछ पश्तून हैं, पिश्तीन हैं, फ़ारसी हैं, उज़्बेक हैं, तो और मल्टीपल हैं। एक लंबी लिस्ट है इनकी एथनिसिटी की और वो अपनी अपनी उसी एथनिसिटी से ही खुद को पहचानना पसंद करते हैं। अगर उनको इतना ही अफ़गान या अफ़गानिस्तान से हो तो फिर जो 40 लाख रेफ्यूजी हमारे पास है, जब भी उनको वापस भेजने की बात आती है तो यहाँ पे सफ़े मातम क्यों भिज जाता है? वो चले जाएं उसी जन्नत नज़ीर में जिसमें वो जाना चाहते हैं, जहाँ पे सब अब बेहतर भी है। तो अफगानिस्तान ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अफगान नेशनलिज्म एक अजीब सा भोंडा सा मजाक है जिसका कोई नतीजा नहीं निकलना है। ये जरा मजाक, ये भी एक ऑप्टिक्स दिखाने की कोशिश की जा रही है इस वक्त मौजूदा हालात है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही ऑप्टिक्स। जी, वक्त की बड़ी कमी है तो मैं यहाँ पर आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, ब्रेक और ब्रेक के बाद हम नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ आएंगे और बहुत अरसे से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून जो है उसमें बड़ी चपकलश इस वक्त चल रही है जो मुख्तलिफ स्टेज बाय स्टेज आगे बढ़ रही है। ये मामला क्या है इसको जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। और अब ज़रा जिक्र करेंगे हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत का, जो कि रिलेटिवली हम देख रहे हैं कि इस वक्त गवर्नेंस के हवाले से भी बड़े मसाइल हैं। और फिर इन सब से बढ़कर ये जो एक इत्तेहाद था, ये जो कोलिशन था दोनों हुक्मरान जमातों का, क्या ये किसी बारीक दोराहे पर है? क्या कोई टर्निंग पॉइंट है? बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें डिस्कस की जा रही हैं। तो मैं अपने गेस्ट पैनल से आपका तारुफ कराते चलूँ। सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन शौकत पराचा साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। पराचा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और साथ ही साथ हमारी ब्यूरो चीफ पेशावर फरजाना अली भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना, आपका भी बहुत शुक्रिया। पराचा साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले, ये जो एक इशू खड़ा हुआ था सैलाब ज़दगान की इमदाद के हवाले से, उनकी रिलीफ के हवाले से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग से, वो अब पहुंच चुका है कश्मीर तक। तो ये इस वक्त सूरत हाल क्या है? क्या ये दोनों सियासी जमातें किस हद तक एक दूसरे से इख्तिलाफ बरत रही हैं और क्या ये इख्तिलाफ किसी मोड़ पे इतना संगीन हो सकता है कि अपार्ट हो, ये कोलिशन को कोई ख़तरा हो? बहुत शुक्रिया। देखिए, जो सैलाब वाले मामलात थे वो तो अब वो तसादुम या वो बयानात ख़त्म हो गए। बिल्कुल, एज अ जर्नलिस्ट मैं बता रहा हूँ कि मैंने अभी वो बयानात नहीं देखे। अब जो आपने कहा कि कश्मीर तक पहुँच गया है, तो कश्मीर तक ये दोनों पहुँच गए हैं। दोनों जमातों में ये तो इत्तफाक है कि ये हुकूमत जो है चौधरी अनवारुल्लाह की ये जानी चाहिए। नून लीग कह रही है कि हम बस आराम से अपोजिशन में बैठेंगे, पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाना चाह रही है तो बना ले।
पीपल्स पार्टी वाकई हुकूमत बनाना चाह रही है। मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही हैं और ये भी सुना है कि सुल्तान महमूद चौधरी साहब के साथ भी, उनके उस ग्रुप के साथ भी कहीं ना कहीं राब्ते हैं ताकि नंबर्स पूरे किए जाएं। कोई 27 नंबर चाहिए, 26 उनके पास हैं। इसलिए इन वजूहात की बिना पर मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो दे विल पार्ट वेज फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि जो फैक्टर्स उनको अलहदा करने वाले हैं वो निस्बतन वीकर हैं, कमज़ोर हैं उन फैक्टर के मुकाबले में जो उनको मुत्तहद रखने वाले हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि दोनों इस सिस्टम को आगे लेके चलना चाह रहे हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी आईनी ओहदे रखती है और नून लीग जो है वो हुकूमत रखती है। इसलिए मुझे कोई अभी नहीं ऐसा नज़र आ रहा। खान साहब माजी में 90s में हमने देखा कि एक पार्टी दूसरे की लेग पुलिंग करती थी तो तीसरी पार्टी फ़ायदा उठाती थी। खान साहब अभी किसी मूड में नहीं है और आज ही अगर उनके बयानात तो उस जलसे में जो आपने सुने होंगे, करक वाले जलसे में जो कुछ उन्होंने कहा वो तो किसी पार्टी के साथ, आज भी सुहेल आफरीदी ने कहा कि हम भुट्टो नहीं हैं, हम शरीफ नहीं हैं, हम फलाने नहीं हैं। इसलिए मुझे नहीं लग रहा कि वो तीसरी कुव्वत किसी एक कुव्वत के साथ मिलकर दूसरी को नीचे दिखाए। रादर वो जो बयानात हैं या जो उनकी स्ट्रेटजी है वो तो दोनों के इत्तेहाद को और स्ट्रेंथन कर दिए। लेकिन मसला ये ना फराजा साहब, एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा फिर फरजाना की तरफ भी जाएंगे कि बात ये की जा रही है कि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त आईनी ओहदे हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो जो है इस मुल्क के यकीनन वज़ीर आज़म बनना चाहेंगे और सदर आसिफ अली जरदारी की अवलीन ख्वाहिश यही होगी। लेकिन पाकिस्तान में जब तक पंजाब उनके पास नहीं आएगा तब तक पीपल्स पार्टी की वो पोजीशन नहीं होगी। और 10 मई के बाद हमने देखा कि बहुत स्ट्रेंथन हुई शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट और पंजाब में मरियम नवाज जो है वो 1 इंच देने के लिए तैयार नहीं है इख्तिदार में या चीज़ों में। तो मसला सारा ये कि इस वक्त जो पंजाब में वोट बैंक है, एक तो वो है जो प्रो नून लीग है, एक वो है जो एंटी है वो प्रो पीटीआई है। तो ये इस वक्त एक एंटी मुस्लिम लीग नून बनने की कोशिश की जा रही है पीटीआई के वोट बैंक को लेने के लिए पीपल्स पार्टी की तरफ से, या क्या है पंजाब में एग्जैक्टली हो क्या रहा है? पहली बात तो ये जो वज़ीर आज़म बनने की बातें हैं ये ज़्यादा हम तजज़ियाकार टॉक शोज में बैठ के करते हैं। जो फैक्टर्स आपने भी गिनवाए, क्या वो पीपल्स पार्टी की क़यादत को नहीं पता? क्या पीपल्स पार्टी को नहीं पता कि अभी पंजाब 155 सीटें हैं पंजाब की, कि अभी हम वो सीटें नहीं ले सकते? देखें जो सैलाब में बातें हुई, यानी पीपल्स पार्टी की जहां कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, अनफॉर्चुनेटली फ्लड ने वहीं हिट किया। ये जो कासिम गिलानी साहब का हल्का है या हैदर गिलानी साहब का हल्का है, अली मूसा गिलानी साहब का हल्का है, सैलाब फिरता रहा। खुद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो शुजाबाद के साइड वाले हल्के से लड़ा करते थे, जलालपुर पीरवाला में सैलाब है जो कि इस वक्त ऑफ कोर्स राना कासिम नून साहब का हल्का है, बट कबीरवाला से लेके जलालपुर तक जो जनाब ने जहाँ तबाही फैलाई वो तो पीपल्स पार्टी वालों के हल्के हैं। सिमिलरली अलीपुर मुजफ्फरगढ़ में जहाँ पर ज़्यादा सैलाब ने डैमेज किया वही साथ वाला हल्का नवाबजादा मंसूर अली ख़ान साहब का हल्का है। तो लोग जब आएंगे आपके पास वो कहेंगे हमारे घर गए, हमारे दाने गए, हमारे मवेशी बह गए, तो फिर जो पीपल्स पार्टी के MNAs हैं, MPAs हैं, वो आवाज़ तो बुलंद करेंगे। सिमिलरली सतलुज ने जहाँ पूरा जो बिल्कुल एक्सट्रीम साउथ है इंडियन बॉर्डर के पास, वो तो सतलुज ने सारा तबाह कर दिया, वो लोग आवाज़ बुलंद करेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये मामलात अभी सैलाब वाले थोड़े पीछे चले गए, जो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इनके इत्तेहाद को वो ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रहे हैं। ठीक है जी, फरजाना आपकी तरफ आते हैं। फैक्टर जो स्ट्रेंथन कर रहे हैं वो यकीनन ज़्यादा अहम है और ऐसे में अब
जो बात पीटीआई के हवाले से है, आपके सूबे के जो है वो एक नए वज़ीर आला भी आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद अभी तक उनकी बानी से मुलाकात नहीं हो सकी है। क्यों नहीं हो सकी, क्यों इसमें जो है वो ख़तरा है मुलाकात कराने वालों को? और फिर दूसरा ये कि अभी तक उन्होंने काबीना फाइनल नहीं की। काबीना भी उसी वक्त बनेगी जब वो नाम सामने दिए जाएंगे, बानी की तरफ से अप्रूवल होगा। दूसरी चीज़ ये कि क्या ये अली अमीन गंडापुर वाली काबीना से मुख्तलिफ नाम होंगे या घूम फिर के वही लोग होंगे? क्या तज्जिया है जी फरजाना? बहुत शुक्रिया इमरान। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो वज़ीर आला हैं सुहेल आफरीदी साहब, उनके आने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ज़ाहिर है काबीना की तश्कील थी। लेकिन उन्होंने वाज़े तौर पर पहले दिन कह दिया था कि मैं पहले खान साहब से मिलूंगा और उसके बाद मैं अपनी काबीना तश्कील दे दूंगा। अगरचे इसका कोई ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि उन्होंने कुछ सोचा नहीं है, बहुत कुछ सोचा गया है। और उसमें एक पॉइंट ये भी है जो आप कह रहे हैं कि वो लोग जो तीन दफ़ा से वज़रा बन रहे हैं या मुशीरान है या फिर मावन खसूसी है, उनको अब हटा के कुछ नए लोगों को भी चांस देना चाहिए। ये नहीं है कि पूरी की पूरी काबीना नहीं होगी, लेकिन उसमें बहुत सारे नौजवानों के चेहरे भी हमें नजर आने चाहिए। जाहिर है वो आईएसएफ का फेस है सुहेल आफरीदी साहब, और वो चाह रहे हैं कि नौजवानों को इस दफा एकोमोडेट किया जाए। और थोड़ा सा उनको ये भी प्रॉब्लम है कि आपको याद होगा कि अली अमीन गंडापुर साहब की जो काबीना थी उसमें कुछ लोग जो जाहिर है नाराज ग्रुपों से थे वो आखिर में छोड़ के चले गए, उनको दोबारा वो हिस्सा बनाना चाहते हैं। या वो लोग जिनके ऊपर एक कारकुन एतराज करता है कि वो जो नॉन इलेक्टेड, आप बार बार उनको क्यों लेके आ रहे हैं, अब इलेक्टेड लोगों को होना चाहिए। अब इसके बारे में जब हमने सुहेल आफरीदी साहब से खुद मैंने ये सवाल किया और उनसे पूछा कि जो नॉन इलेक्टेड लोगों पर बार बार एतराज किया जाता है, आप क्या करेंगे, आपका फैसला क्या होगा? उन्होंने कहा कि मैं ये बातें, इसीलिए तो मैं खान साहब से मिलना चाहता हूं कि मैं उनके सामने ये गुजारिशात रखूं और उनको बताऊं कि लोगों की क्या राय है। अब उनकी राय अगर लोगों की राय के मुताबिक हुई तो फिर आपको वो तब्दीली नजर आ जाएगी। लेकिन अगर वो कहेंगे चूंकि वो ताहयात चेयरमैन है और वो जो फैसला करेंगे, वो जो मुझे कहेंगे, फिर मैं उसको फॉलो करूंगा। तो हमारा सवाल ये था, इसका मतलब ये है कि जिनके ऊपर एतराज है वो अगर कहेंगे कि इनको लेके चला जाए तो आप उनको लेके चलेंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल ऑब्वियस बात है कि मैं लेके चलूंगा। तो बुनियादी तौर पर जो आपके सवाल का पहला हिस्सा था कि क्यों इसको डिले किया जा रहा है और खान साहब से क्यों नहीं मुलाकात कराई जा रही एक वजीर आला की, तो उसकी मुझे तो यही एक वजह नजर आती है। खैर मेन वजह तो उन्हें ही पता होगी जो नहीं मिलने दे रहे, लेकिन जो एज ए जर्नलिस्ट हमें चीज नजर आती है वो यही है कि जाहिर है जितनी कंफ्यूजन होगी उतने मसाइल होंगे। अब एक सूबे में काफी ही नहीं है। पराचा साहब की तरफ मैं आता हूं। पराचा साहब, क्या इस वक्त इस डिलेइंग टैक्टिक्स से कुछ कंफ्यूजन है और इस कंफ्यूजन के नतीजे में पीटीआई का कुछ नुकसान हो रहा है या आगे चल के फिर काबीना की तश्कील जो है वो कोई प्रॉब्लम उसमें होगा? पराचा साहब, आपका व्यू जानना चाहूँगा इस पे। उन्होंने कहा कि पुराने चेहरे अभी काबीना में रहना चाह रहे हैं। कुछ दिन पहले हम भी सुनते रहे कि जी कोई एडवाइजरी काउंसिल बन जाए जिसमें फ़ना होंगे। वो ख़ुद वज़ीर आला को कहना पड़ा कि नहीं, कोई एडवाइजरी काउंसिल नहीं होगी, मैं ख़ुद जो है अपनी काबीना बनाऊँगा। तो लिहाजा कन्फ्यूजन तो मैं नहीं कहूँगा, अलबत्ता जो ग्रुप्स हैं वहाँ पर पीटीआई के अंदर जिनका बरमला इज़हार अली अमीन खान गंडापुर साहब ने, साबिक वज़ीर आला ने भी किया था, लेकिन ये कोई गैर सियासी नहीं होता रवैया। जब आपके पास मेजॉरिटी होती है, आप गवर्नमेंट बनाते हैं, तो हर कोई चाहता है कि काबीना में उनका हिस्सा मिले ताकि वो अपने लोगों के काम करवा सकें। ये कोई गैर सियासी अप्रोच नहीं होती। लेकिन जब तसादुम की सूरत आ जाए कि नहीं वो हुआ तो मैं नहीं हूँगा, मैं हुआ तो वो नहीं होगा, जैसे अली अमीन खान के ख़िलाफ़ ग्रुप्स बने हुए थे, फिर पार्टी के लिए प्रॉब्लम्स हो जाया करते हैं। अगली बात अहम है कि खान साहब से मुलाकात तो जैसे राना सनाउल्लाह साहब कह गए थे कि हो जाएगी कल या परसों, तो काबीना बन जाएगी। मैं नहीं समझता कि काबीना में कोई ऐसी रुकावट रहेगी। जितने भी ग्रुप्स बन जाएं, जब खान साहब हुक्म देंगे तो फिर वो हुक्म तो सबको मानना पड़ेगा ना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शौकत पराचा साहब मौजूद थे, उनकी कुछ और भी कमिटमेंट्स हैं, एंगेजमेंट्स हैं। शौकत पराचा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और फरजाना, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं।
वेलकम बैक। फरजान अली, ब्यूरो चीफ आज न्यूज़ पेशावर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी फरजान, आप ज़रा टोटल फोकस करेंगे हम गवर्नेंस के हवाले से और दीगर जो मामलात हैं जो काबीना की तश्कील के बाद यकीनन इस वक्त मौजूद होंगे। ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनसे एक इजलास हुआ और यकीनी तौर से वो इजलास थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा कि अमूमी इस वक्त तासुर क्या है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी किस तरह से देख रही है सीएम सुहेल आफरीदी को, क्योंकि वो एक अलग बिल्कुल लाइन लेकर चल रहे हैं। वो लाइन इन लाइन विद द इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, या जो वो नैरेटिव था उससे मुतसादिम है वो लाइन, कम अज़ कम अभी तक। तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो क्या फील कर रही है इस वक्त केपी में? देखिए इमरान, अगर हम सबसे अहम पर्सनालिटी को देखें, वो होता है चीफ सेक्रेटरी, जो या ओहदे की भी अगर बात करें आप, ब्यूरोक्रेसी की जब बात कर रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि जो जिस तरह से मामला चल रहे हैं तो वो अपना काम भी बेहतरीन तरीके के साथ कर रहे हैं, और उनकी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के साथ भी बड़े अच्छा कनेक्शन हो गया है। लेकिन कुछ दूसरे ओहदे होते हैं, कुछ इनके अपने जो सीएम सेक्रेटेरिएट से रिलेटेड मामलात होते हैं या होम सेक्रेटरी से रिलेटेड मामलात होते हैं, जाहिर है वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपके और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो खलीज है वो इतनी वसी हो जाए कि चीज़ों को चलाना मुश्किल हो जाए। अब वज़ीर आला साहब ने पिछले अमन अमान का जो इजलास था, या अगर आप कल परसों के उनके बयानात देखें जो उन्होंने मीटिंग्स की हैं, उसमें उन्होंने एपिक्स कमेटी के बुलाने की भी का फैसला किया है, क्योंकि बुनियादी तौर पर एपिक्स कमेटी ही वो प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर आप एक वाज़े तौर पर अमन अमान के जो डिस्कशन है उसको कर सकते हैं, फैसले ले सकते हैं। अब अगर वो ये कह रहे हैं अपनी तकरीरों में, चाहे वो चारसदा की तकरीर उठा के देख लें या फिर आप खैबर में जो अमन जीगा या जलसा जो भी आप उसको नाम दे वहां पे देख लें, आज करक की बात कर ले, हर जगह पर उन्होंने एक बात बहुत वाज़े अंदाज में की है, और जो जाहिर है पिछली हुकूमत का भी मौक़िफ़ था कि ऑपरेशन के हवाले से जब हम बात करते हैं तो बुनियादी तौर पर जो तहरीक इंसाफ है उसका ये पॉइंट है कि आप जब भी इस तरह की कार्रवाइयां करें तो उसमें कोलैटरल डैमेज नहीं होना चाहिए, जो मेरा ख्याल में आपका और मेरा भी मौक़िफ़ है, जो हर एक पाकिस्तानी का मौक़िफ़ है कि जब ऑपरेशन करते हैं तो उसमें सिविलियन जाने नहीं जानी चाहिए। ये मौक़िफ़ आज भी वो लेके खड़े हुए हैं। अब यही बात अगर वो करते हैं एपेक्स कमेटी में या ब्यूरोक्रेसी के सामने या उन हलकों के सामने या उन मुक़्तदिर हलकों के सामने कि जो कि जाहिर है इन सारी पॉलिसियों को बनाते हैं, तो उनका स्टांस कल भी वही था, आज भी वही है, और मुझे लगता है वो इसको लेके चलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो जो फोरम्स हैं उनके साथ बैठने से इनकारी हैं। वो यकीनन उन फोरम पर बैठेंगे, एपिक्स कमेटी का उन्होंने इजलास बुलाया है, वो और यकीनन इससे बीच की राह भी निकलेगी, इससे बीच की राह भी निकलेगी, जो कोई एक वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो भी इससे कायम होगी। लेकिन जो लाइन इस वक्त ज़ाहिर के दी गई थी अली अमीन गंडापुर साहब, वो उनकी तवक्कात बानी पीटीआई की तवक्कात के हिसाब से नहीं थी और वो लाइन बड़ी हार्ड थी। तो ये इनकी लाइन क्या होगी अगर ये बातचीत को, मामलात को, ज़ाहिर के गवर्नेंस के मामलात को हम हल करते हैं, तो फिर की भी तब्दीली होते हुए देखेंगे। इनका फिर मुस्तकबिल क्या होगा, या यूँ कह लें कि जो जिन ग्राउंड्स के ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब को मुस्ताफ़ी कराया गया था, उन्हीं ग्राउंड्स पे आपके सुहेल आफरीदी का क्या मुस्तकबिल होगा? ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और इसी चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे हैं। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि सुहेल आफरीदी साहब जहां एक स्टांस लेके चल रहे हैं और वो यकीनन खान साहब से मुतल्लिक है, उनकी रिहाई से मुतल्लिक है, लेकिन साथ ही साथ वो हुकूमत की भी बात करते हैं, जो उन्होंने डेवलपमेंटल काम करने हैं उनके भी उन्होंने इशारे दे दिए हैं, चाहे वो चारसदा था, चाहे वो आपने देखा खैबर था, या वैसे ही अगर जो उन्होंने इजलास जो हेड किए हैं उसमें भी देख रहे हैं। लेकिन जो आपका सवाल है वो टोटली डिपेंड कर रहा है खान साहब के साथ होने वाली मुलाकात में। जैसे कि पराचा साहब कह रहे थे, अगर कल या परसों ये मुलाकात हो जाती है तो जाहिर है वो ये सारा मुद्दा जाके खान साहब के सामने रखेंगे। अब जो हमारी इतलात है, और यकीनन किसी दिन अली अमीन खान साहब ने बोल दिया तो वो यकीनन बोल देंगे, लेकिन बहरहाल जो बातें हैं वो यही था कि वो जो एक स्ट्रॉन्ग स्टांस था
कि आपने अब निकलना है, लोगों को लेके निकलना है, लोगों को मोटिवेट करना है, और वो जिसे रूल ऑफ लॉ कहते हैं, और जाहिर है वो रूल ऑफ लॉ यही है कि अगर अदालतें मेरे केस को, यानी कि खान साहब के केस को सही तरीके से नहीं सुन रही हैं या सुन ही नहीं रही हैं बाज़ जगहों पर, तो अब आपको निकलना होगा और इसको नहीं तो निकाल पाएंगे। अब आप ये बताइए, देखिए ना, इंसाफ स्टूडेंट्स फोरम जाहिर है कि एक बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है, वो तलबा में उनकी आवाज़ है, उनकी एक पहचान है, लेकिन क्या ये चीज़ें कैपिटलाइज हो पाएंगी नवंबर में जिस एक अवामी रद्द-ए-अमल की बात की जा रही है? क्या ये मुमकिन होगा खुद सुहेल आफरीदी के लिए भी? देखिए, सुहेल आफरीदी के लिए ये इतना मुश्किल नहीं है कि आप लोगों को निकाल सके, क्योंकि वो आईएसएफ की आवाज हैं और हम देख रहे हैं कि नौजवान उनके साथ हैं। लेकिन मसला मैं आपकी कह रही हूँ कि खान साहब उनको क्या कहते हैं, ये बात जो है वो समझने वाली होगी कि क्या वो वाकई उनको इतना ही स्ट्रांगली आगे बढ़ के आने की बात करते हैं जितना कि हम सोच रहे हैं कि फिर एक बार आपको वफाक की एक इकाई यानी कि पख्तूनख्वा हुकूमत वफाक पे चढ़ाई करती हुई नजर आती है नवंबर में। इस सारी चीज को अगर हम देखें, मेरा ख्याल में तो मुलाकात के बाद ही ये चीजें वाज़ेह नहीं, लेकिन अगर फिर भी चले, मैं तो एक ऐसे ही एक हाइपोथेसिस जो है यहाँ पे अगर कर लेते हैं इसका, कि अगर ये हार्ड लाइन नहीं ली जाती, अगर ये चीजें नहीं रखी जाती, तो फिर अली अमीन गंडापुर ने क्या किया था, उनका क्या कसूर था? यही एक बहुत बुनियादी सवाल है कि जब जो काम अली अमीन नहीं कर सके, क्या वो सुहेल आफरीदी करेंगे? तो अब तक के इशारे जो हैं वो तो यही बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि बिल्कुल मैं करूंगा। अब देखना यही है कि आया वो अपनी इस बात पर कायम भी रह सकते हैं या नहीं। इमरान, मैं आपको बताऊं, अगरचे ओवरऑल पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमतों के लिए हुकूमत करना, लोगों की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, यानी कि जब हम महंगाई देखते हैं या मुख्तलिफ किस्म के जो मसाइल हैं जो बुनियादी तौर पर हुकूमतों का काम होते हैं, वो ओवरऑल पूरा करना अगरचे बहुत मुश्किल है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करें तो ये बिल्कुल भी फूलों की सेज नहीं है। एग्जैक्टली फरजाना, मैं उसी तरफ आ रहा था। इस तमाम सियासी गोरख धंधे में जो पिसा है वो केपीके की आवाम है, जो गवर्नेंस के हवाले से, और पहले हम देख रहे हैं कि बेचारे वो कितने पीछे हैं। तो ये सियासी तमाम जो चीज़ें हैं, इसकी कितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी है केपीके की आवाम को इस सियासी मुहिम जुई की, ये मैं जानना चाहूँगा आपसे। मैं देखिए ना, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो खान साहब का वोटर है वो तो इस बात के ऊपर इंटैक्ट है कि जो भी हुकूमत यहाँ पे है, चाहे वो वजीर आला अली अमीन है, उनके साथ उनको मसला था, गिला था, जिसका रिएक्शन आपने आखिरी जलसे में देखा, या फिर अब सुहेल आफरीदी है, तो उनकी एक ही ख्वाहिश है और वो ख्वाहिश है खान साहब को जेल से छुड़वाना। ठीक है, ये तो मैं आपको खान साहब के वोटर की बात कर रही हूँ। अब सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में खान साहब का वोटर नहीं है, और भी 4 पार्टियां हैं जिनके वोटर्स, अगरचे उनकी तादाद शायद कम होगी, लेकिन अगर हम उनको इकट्ठा कर लें तो ये एक हकीकत है कि उनकी तादाद भी उतनी ही है जितनी के तहरीक इंसाफ की है। तो वो वोटर ये चाह रहा है कि इस सूबे को अब खुदा के लिए अमन के साथ आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, और जाहिर है कि ये फैसला खुद वहाँ के लोगों ने करना है, वहाँ की सूबाई हुकूमत ने करना है, और फिर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपने साथ लेकर चले उस सूबे को भी, उस सूबे की आवाम को भी, तमाम तर तरक्याती मनसूबों में और दीगर पॉलिटिकल जो उमूर है। बहुत बहुत शुक्रिया फरजाना अली, आपके कीमती वक्त का, थैंक यू वेरी मच। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।